Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है हमारा लास्ट चैप्टर जिसका नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है सिविक सेक्शन का। इसमें हमने देखा था कि कानून क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे ये कानून न्याय प्रदान करते हैं। कानून सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपके लिए, आपकी जो है सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए, इवन लेबर्स की सेफ्टी के लिए भी, है ना, या मिनिमम वेज लॉ हो गया, या इन्वायरमेंट के लिए कोई एक्ट या लॉ हो गया। बहुत सी चीजें इस चैप्टर में हमने देखी थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले क्या कर दो, लाइक शेयर। जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का सा काम है लाइक एंड शेयर करने का। तो हल्का फुल्का सा काम कर दो, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है हम क्या करने वाले हैं, मैच द कॉलम। क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास, प्रोड्यूसर, पॉल्यूशन, फार्मर, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना। इसके सामने मैन्युफैक्चरर, व्हीकल्स, पावर स्टेशन, नॉट प्योर, फार्म वर्कर्स और डर्टी वाटर। अब इसको किससे मैच करोगे, इजी है, ट्राई करो, कोशिश करो, मैच करने की कोशिश करो। देखो प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूस कौन करता है, जो प्रोड्यूस करने का काम करता है, कुछ बनाने का काम करता है, यानी हम कह सकते हैं कुछ मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। तो प्रोड्यूसर को आप किससे मैच करोगे, मैन्युफैक्चरर से। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मैच किससे हो रहा है, व्हीकल्स, पावर स्टेशंस, नॉट प्योर, फार्म वर्कर या डर्टी वाटर। तो पॉल्यूशन की बात करें यानी गंदगी, यानी जो प्योर नहीं है, विच इज नॉट प्योर। ओके, फार्मर, फार्मर का आप किससे जो है जोड़ी मिलाओगे, तो इजी है, हमें दिख रही है फार्म वर्कर। किससे मिलाओगे जोड़ी, फार्म वर्कर से। नाउ एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन इनमें से किससे फैलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे व्हीकल या पावर स्टेशन से जो हवाएं प्रदूषित होती हैं, है ना, वातावरण प्रदूषित होता है, तो इनके कारण एयर पॉल्यूशन फैलता है ना। जैसे गाड़ियों से जो काला धुआं निकल रही होती, स्मोक निकल रहा होता है। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मतलब डर्टी वाटर, है ना, गंदा पानी। वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी क्या है, गंदा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मैच द कॉलम। फर्स्ट का ए, प्रोड्यूसर का ए हो जाएगा, सेकंड पॉल्यूशन का सी है, नॉट प्योर, है ना। फार्मर का, थर्ड का हमारा डी हो जाएगा, फार्म वर्कर। उसके बाद फोर्थ एयर पॉल्यूशन का बी हो जाएगा, व्हीकल्स, पावर स्टेशन, और फिर है फिफ्थ हमारा ई, डर्टी वाटर। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़े, चलो। ट्रू और फॉल्स, यूनियन कार्बाइड एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस सोप्स। यूनियन कार्बाइड क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, जो साबुन को प्रोड्यूस करने का काम करती है, सोप को प्रोड्यूस करने का काम करती है। किसकी बात हो रही, यूनियन कार्बाइड। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जिसमें यूनियन कार्बाइड क्या थी, एक अमेरिकन कंपनी थी। तो क्या ये सोप्स को प्रोड्यूस करने का काम करती थी, इज इट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स, यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस सोप्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है ना। सोप्स को प्रोड्यूस नहीं करती थी, केमिकल प्रोड्यूसिंग जो है कंपनी थी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करने का काम करती थी। टू मेक प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज गिव हाई वेजेस टू देयर वर्कर्स, है ना। प्रॉफिट कमाने के लिए, हाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, वेजेस देती हैं अपने वर्कर्स को, है ना। मतलब क्या करेंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको हम खूब सारी वेजेस देंगे, तनख्वाह देंगे, पैसे देंगे। इज इट ट्रू, बताओ।
क्या ऐसा सच में होता है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? टू मेक प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज गिव हाई वेजेस टू देयर वर्कर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये तो उल्टा ही है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने पास ज्यादा बचे तो अपने काम करने वाले लोगों को तो कम पैसा देते हैं, कम वेजेस देते हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए और कम वेजेस देंगे, क्लियर, ना कि ज्यादा वेजेस देंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वर्कर्स यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स। अगर हम बात करते हैं वर्कर की यूनियन की, तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर की यूनियन यानी खूब सारे वर्कर्स का एसोसिएशन, संघ, खूब सारे वर्कर्स का ग्रुप। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। वर्कर्स यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, सही बात है। देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, है ना, यहाँ पे बहुत से कानून है जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं किसका? कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट। मतलब ऐसे बहुत से कानून बनाए गए हैं जो कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स और किनके, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ऐसे बहुत से कानून बनाए गए हैं, है ना, कि जो है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बेचारे उनके साथ कुछ अन्याय ना हो, या जो काम कर रहे, जो सामान खरीद रहे कस्टमर्स उनके साथ कुछ गलत ना हो, तो इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। तो इज इट ट्रू और फॉल्स, बताइए, क्या सच में बनाए हैं कानून? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये ट्रू, सही बात है, बने हुए हैं कानून। वर्कर्स यूनियन इज कॉमन इन द फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। वर्कर्स की यूनियन जो होती है वो फैक्ट्रीज और ऑफिसेस में हमें देखने को मिलती है, मतलब ऑफिसेस में काम करने वालों का एक संघ रहेगा, है ना, फैक्ट्रीज में भी इनका एक संघ रहता है, यूनियन रहता है। ट्रू है या फॉल्स? ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ट्रू, सही बात है, रहता है, ठीक है। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हो गए हैं। आगे बढ़े, चलो। In what situation does the enforcement of a law become all the more important? किस सिचुएशन में ऐसा होता है जो कानून को लागू करना क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि भाई अब कानून को क्या है, लागू करना ही है, तभी जाके काम हो पाएगा, है ना। कानून बना दिया मतलब रूल बना दिया है कि अब से इतने बजे से स्कूल आना है, नहीं तो बाहर कर देंगे स्कूल से, है ना, उस दिन की एब्सेंट लगेगी। बट बस बन गया है, अभी फिर भी लोग लेट आ रहे हैं तो कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई भी किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहा। अब लागू करेंगे ना कि भाई हाँ फैसला बन गया है कि जो लेट आएगा इतने टाइम से 8 बजे के जो बाद आएगा, स्कूल 8 के बाद आएगा, तो उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, उसका एब्सेंट लग जाएगा। अब अभी भी बच्चे 8:30 पे आ रहे हैं, 8:15 पे आ रहे हैं, तो भी उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, यानी कानून मतलब रूल बन गया है लेकिन उसको लागू नहीं करा। तो हमें क्या करना है? लागू करवाना है। तो कब ये बन जाता है जरूरी कि लागू करने की जरूरत है, एनफोर्स करने की जरूरत है? एनफोर्समेंट ऑफ अ लॉ बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। और खास करके जब जरूरी बन जाता है ना, जब किसी कमजोर को किसी स्ट्रॉन्ग पार्टी से बचाना हो, प्रोटेक्ट करना हो। मतलब अगर वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के रहते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें आदिवासी ग्रुप हो गए, है ना, दलित कास्ट के लोग हो गए या पुअर पीपल हो गए, तो उन पर ये जो हाई सोसाइटी या हाई स्टेटस के लोग या अपर कास्ट के लोग अत्याचार करते, डोमिनेट करते हैं ना, माइनॉरिटी पर मेजोरिटी डोमिनेट करती है। तो ऐसा ना हो, है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वीक को एक्सप्लॉइट ना करे, कुछ परेशान ना करे, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कानून को लागू करने की जरूरत भाई फिर जरूरी पड़ जाती है कि अब तो लागू करना बनता है। क्लियर? चलो। What does the 2011 census data about child labor in India, है ना, जो 2011 का सेंसस डेटा क्या कहता है, से अबाउट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, है ना, बाल मजदूरी के बारे में इस सेंसस डेटा का क्या कहना है, बताओ। बाल मजदूरी को लेकर इस सेंसस डेटा का क्या कहना है? चलो देख लेते हैं आंसर।
According to 2011 census, over 4 million children in India aged between 5 and 14 work in various occupations, including hazardous ones. है ना, ये जो सेंसस डेटा है, जनगणना है 2011 की, उसमें ये बताया गया है इस डेटा के अकॉर्डिंग कि लगभग 4 मिलियन बच्चे है ना भारत के, जिनकी एज है 5 से 14, है ना 5 and 14 के बीच में, वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशंस, बहुत से ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, इंक्लूडिंग हजार्डस वन, इंक्लूडिंग उन जो है ऑक्यूपेशंस में भी जो कैसे हजार्डस है, मतलब हानिकारक है, तो उन जगहों पर बेचारों को काम करना पड़ता है ना। वो उनकी मजबूरी होती है कि कुछ पैसे कमा लें, घर चला लें, इसलिए वो करते हैं, शौक से नहीं करते, मजबूरी में करते। पर जो जॉब पे रख रहे हैं उनको तो नहीं रखना चाहिए ना कि यार ये तो बहुत छोटे बच्चे और हम इतनी हानिकारक जगह पर इनको काम करा रहे हैं, वो भी नहीं सोचते। उनको भी लगता है चलो ठीक है यार, बच्चे मिल रहे हैं काम करने के, थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, हो जाएगा काम। क्लियर? क्वेश्चन 5, What does the Constitution say about child labor? Constitution child labor के बारे में क्या कहता है? Constitution का child labor के बारे में क्या कहना है, बाल मजदूरी के बारे में क्या कहना है, देख लेते हैं। The Constitution states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engage in any other hazardous employment. है ना, Constitution ये कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम की है, 14 साल या 14 साल से कम की है, उसको मतलब किसी भी फैक्ट्री या माइंस में, है ना, वो भी ऐसी फैक्ट्री या माइंस जहाँ पे हजार्डस एम्प्लॉयमेंट होता है ना, मतलब जहाँ पे हजार्डस एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक ऐसी काम, ऐसी जगह है जहाँ पे जान को बना सकती, तो उनको ऐसी जगह एम्प्लॉय नहीं कर सकते, जॉब पे नहीं रख सकते, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है कि कोई भी बच्चा जिसकी 14 साल से कम उम्र है ना, उसको किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में जहाँ पे हानिकारक ऐसी चीज़ें बन रही है या हानिकारक हो सकता है, वहाँ पे इनको जॉब पे नहीं रखना है ना, इनको काम पे नहीं रखना है, नहीं रख सकते आप। ठीक है, चलो। What does the fundamental right against exploitation state? ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या कहता है? What does the fundamental right against exploitation state, इसका क्या कहना है? किस बारे में? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का तो मतलब हमने देखा था, किसी को प्रताड़ित अगर कोई करता है या आपको कोई प्रताड़ित करता है तो आपके पास क्या है, ये अधिकार है ना, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हो, उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, आपको न्याय मिल सकता है ना। क्लियर? क्योंकि कोई आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट है, इस राइट का आप उपयोग कर सकते हो। तो ये क्या कहता है? The fundamental right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. Right against exploitation है ना, ये कहता है कि कोई भी no one can be forced, किसी से भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते to work for a low wages, है ना, कि भाई आप क्या करो, कम तनख्वाह में काम करो, कम वेजेस में काम करो, या अंडर बंधुआ मजदूरी बॉन्डेज के अंडर काम करो, है ना। क्लियर हुआ? मतलब ये कहता है कि कोई भी है, जैसे मैं हूँ, मैं जबरदस्ती किसी छोटे बच्चे से काम करा रही हूँ, या मैं जबरदस्ती किसी को मजदूर बना के काम कर रही हूँ कि नहीं तुमको तो करना ही पड़ेगा, सोच लेना धमका के, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर ऐसा होते हुए दिख रहा है तो आप क्या कर दोगे, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दोगे, है ना, कि भाई ये तो इस इंसान के साथ तो गलत हो रहा है, इसके पास तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फिर इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है? जब इसकी मर्जी नहीं है, इसके साथ जबरदस्ती इसको काम कराया जा रहा है, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो ये किसमें आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी मतलब लो वेजेस में, कम तनख्वाह में या जबरदस्ती अंडर बंधुआ मजदूरी काम करा सकता है, कोई भी नहीं ऐसा करा पाएगा। ठीक है, चलो। Which incident brought the issue of environment to the forefront in India? कौन सा इंसिडेंट क्या लेकर आया था इशू जो एनवायरमेंट का था, इन्वायरमेंटल इशू के रिगार्डिंग कौन सा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो लेकर आया था इंडिया में, कि भाई मतलब जिसके थ्रू ये पता चला था कि यार ये इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये इतनी बड़ी दिक्कत है जो हमारे वातावरण को हानि पहुंचाता है बेसिकली। ठीक है, देख लेते हैं। The Bhopal gas tragedy 1984 brought the issue of environment to the forefront in India. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, इसके कारण ये समझ में आया था कि environment issue हुआ है
है ना। कैसे? क्योंकि ये गैस कैसे फैली थी? हवाओं में फैली थी, यानी एयर पॉल्यूट हुई थी, और इस गैस के कारण पानी भी दूषित हुआ था। दैट मीन्स पानी, हवा दूषित होना, वातावरण दूषित होना, ये क्या कर रहा है? हमारे इन्वायरमेंट को दूषित कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। तो यानी किस पर इंपैक्ट पड़ रहा है? इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस इंसिडेंट से समझ में आया कि भैया ये इन्वायरमेंटल इशू भी है। क्लियर? चलो, name the South Asian countries which have become centers for industries producing pesticides, asbestos और processing zinc and lead. आपको साउथ एशियन कंट्रीज का नाम बताना है जो किसका सेंटर है, जहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टोस और प्रोसेसिंग जिंक एंड लेड, जिंक एंड लीड। चलो देख लेते हैं। इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर 3 साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज, देखो एशिया में आती है, लेकिन साउथ क्यों बोले? क्योंकि साउथ एशिया में आती है इसलिए, साउथ साइड। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ साइड आती है। तो साउथ एशियन कंट्री कौन सी? इंडिया हो गई, बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान हो गई। ये ऐसी 3 साउथ एशियन कंट्रीज है ना, जो क्या बन गई है? इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ये आइटम्स जो है, ये चीजें प्रोड्यूस करने का काम करती है। क्लियर? चलो, What can the government do to ensure that laws are fully implemented? गवर्नमेंट क्या करती है ना, क्या करती है? वो इंश्योर कराती है, इंश्योर दैट लॉज आर फुली इंप्लीमेंटेड। क्या करती है गवर्नमेंट? और ये इंश्योर कराती है कि भाई कानून को पूरे तरीके से क्या कराया जाए, मतलब लागू हो पाए, कानून इंप्लीमेंट हो पाए। चलो देख लेते हैं। The government can ensure laws are fully implemented by conducting surprise raids and checks the workplace. It can, or for instance, ensure that every worker gets fair wages by regularly inspecting work sites and punish those who violate the law. अब गवर्नमेंट कैसे इन कानून को चेक करती है कि भाई, मतलब कैसे चेक करती सिचुएशन कि ये कानून प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, नहीं जा रहे, है ना। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने कोई रूल बना दिया है ना, तो प्रिंसिपल क्या करेगी? कभी भी आके विजिट कर सकती क्लासरूम में कि जैसा रूल मैंने बनाया क्या टीचर और स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, क्या है ना, बाकी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सीनियर क्लासेस के रूल्स हैं तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी? जैसे मैं प्रिंसिपल हूं, मैं राउंड मारूंगी, नजर रखूंगी, देखूंगी, है ना। तो द गवर्नमेंट कैन इंश्योर लॉज आर फुली इंप्लीमेंटेड बाय कंडक्टिंग सरप्राइज रेड्स एंड चेक्स द वर्कप्लेस। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एकदम से रेड कर दी, या एकदम से जो है चेक करने चलेगी कि क्या क्या काम चल रहा है, पता चल जाए कि चल क्या रहा है इस जगह पे, है ना। जैसे हम ऐसे आप देखते हो ना मूवीज टीवीज में कि इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, काला धन जिसने छुपाया, ब्लैक मनी जिसने छुपाया, है ना। तो कभी भी आ सकते हैं ना वो लोग, ऐसे ही यहाँ ये लोग भी कभी भी आ सकते हैं चेक करने के लिए। It can, for instance, ensure that every worker gets fair wage by regularly inspecting work sites and punish those who violate the law. अब ये इंश्योर कराता है कि हर वर्कर, एवरी वर्कर को क्या मिले? प्रॉपर तरीके से फेयर जो है वेज मिले, बाय रेगुलरली इंस्पेक्टिंग वर्क साइट्स। वो लोग क्या करेंगे? रेगुलरली जो वर्क साइट्स है वहां पे जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, पता करेंगे, ताकि पता चलते रहे कि यार कैसा तो नहीं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, जितनी वेज बोली उतनी नहीं मिल रही या मिल ही नहीं रही है ना। और जो भी कोई पता चलता है कि कानून तोड़ रहा है ना, जितना वेज डिसाइडेड है उतना नहीं दे रहा और प्रताड़ित कर रहा है, कुछ भी ऐसा पता चलता है तो उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, जो भी ये कानून तोड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि कानून पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेड हो। क्लियर? चलो, What did the Supreme Court state in the Subhash Kumar versus State of Bihar 1991 केस, है ना। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? जो केस हुआ था सुभाष कुमार का वर्सेस जो है स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस था, इसके बारे में बताना है सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। In this case, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution, and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life. देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये बोला कि जो राइट टू लाइफ है ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। यानी जो राइट टू लाइफ है किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू लाइफ। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? इसमें आपका, अगर हम जिंदगी की बात करें तो जिंदगी में क्या आएगा कि आपको ऐसा एनवायरमेंट मिले जो पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री, आप आसपास आपके पानी होना चाहिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर फुल एंजॉयमेंट के साथ अपनी लाइफ जी पाओ। तो ये सही बात है, राइट टू लाइफ के अंदर ही तो आएगा, है ना, कि आपके आसपास जो है साफ वातावरण हो, आपके आसपास दूषित वातावरण ना हो, पानी साफ सुथरा आपको मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो। तो ये किस पे इंपैक्ट करेगा? असल में आपकी लाइफ पे करेगा ना। अब आप सोचो आपके आसपास का वातावरण दूषित है ना, बहुत जहरीली गैस है, ऐसा कुछ भी दूषण है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो क्या आप बीमार नहीं होंगे? हो सकता है आप मर भी जाओ, कुछ भी ऐसा हो सकता है, डेथ भी हो सकती है आपकी। तो आपका किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है? लाइफ पे पड़ रहा है ना। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट टू लाइफ में यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको क्या करना है? अपनी जो लाइफ है उसको
इंजॉय करना है फुली से, मतलब आराम से, बढ़िया तरीके से, फुल इंजॉयमेंट के साथ, है ना। और पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिलनी चाहिए। क्लियर? चलो, What are the responsibilities of the government in addressing the issue of environment? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, है ना, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर सरकार को ऐसा पता चलता है कि अरे यार देखो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, या ये एनवायरमेंट पर असर पड़ रहा है, एयर पॉल्यूट हो रही है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो गवर्नमेंट को जब भी ऐसा पता चलता है तो वो क्या अपनी तरफ से स्टेप्स लेती है वो हमें बताना है। क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमें बताना है। देख लेते क्या क्या जिम्मेदारी होती है। The government is responsible for setting up laws and procedures that can check pollution, clean rivers and introduce heavy fines for those who create pollution. है ना, गवर्नमेंट किस चीज के लिए रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है कानून को सेटअप करने के लिए और प्रोसीजर्स को, जो क्या करे, जो पॉल्यूशन को चेक करे, साफ नदियों को चेक करे, है ना, मतलब वो ऐसा देखें कि आसपास साफ सफाई रहे, जो भी पॉल्यूशन फैल रहा है वो कम से कम हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जीरो ही हो जाएगा, लेकिन जो इतना क्यों फैल रहा है उसको कम से कम किया जाए। पानी है, पानी जो नदी तालाब है वो साफ सुथरे रहे। ऐसा नहीं कि कोई गंदगी फेंक रहा है तो आप भी देख रहे हो कि अरे यार अब तो हो गई गंदी, कुछ नहीं हो सकता, नहीं, उसको साफ कराया जाए, वाटर को ट्रीट किया जाए, या कोशिश ये की जाए कि कोई इसे गंदा ही ना करे। तो ये सब देख रेख रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की होती है। ठीक है, नदियां साफ रहे एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु क्रिएट पॉल्यूशन। और इवन जो अगर दिखता है, पता चलता है कि पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहा है ना, वातावरण को गंदा कर रहा है और गंदगी कर रहा है, तो उसको क्या किया जाए, उसको फाइन दिया जाए, है ना, उसको सजा दी जाए। क्लियर? तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सरकार की होती है। क्यों कर रही है वो ये सब? एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए। ठीक है, चलो, why is the perceived worth of an Indian worker so low? है ना, क्यों ऐसा है कि जो जो वैल्यू है ना, जो वर्थ है मतलब इंडियन वर्कर की, इतनी कम क्यों है? क्यों इनकी वर्थ जो है, वर्थ यानी वैल्यू मतलब कीमत, जैसे मैं आप लोग बोलोगे कि अरे यार मेरी लाइफ में तो इसकी वैल्यू नहीं है या इनकी लाइफ में उसकी वैल्यू नहीं है, तो वही वैल्यू, तो इन वर्कर्स की वैल्यू क्यों नहीं है, इतनी कम क्यों है वैल्यू, इनको इतना क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती, या इनकी सैलरी इतनी क्यों नहीं है? The perceived worth of an Indian worker is low because of high population and large scale unemployment. देखो, हम बोलते हैं ना कि अरे ये चीज़ें जब हमारे पास ज़्यादा होती तो हम उसको भाव नहीं देते, है ना। जैसे आपके पास अगर आप अच्छे संपन्न परिवार से हो, अच्छा पैसा है, आप कार से जाते हो, है ना, बाहर भी खाते हो, बढ़िया गेम्स वगैरह भी है, तो आपको उन चीज़ों की इतनी रहेगी नहीं इंपॉर्टेंस, है ना। आप बढ़िया जो है खिलौने तोड़ रहे हो, आपके लिए वीडियो गेम्स लेकर आए वो तोड़ दे रहे हो, बैट बॉल लेकर आए वो तोड़ रहे हो, बढ़िया, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बुक है तो बुक घुमा दी, नहीं पापा खरीद के ले आए, है ना। बॉक्स से अच्छा 2 महीने हुए नहीं, फिर आपको कोई नया चाहिए तो पापा ने दिला दिया, तो यानी आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास उस चीज की कमी है, वैल्यू उसको होती है। तो वही वाली बात है कि जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में जनता बहुत सारी, लोग बहुत सारे, लेकिन नौकरियां कम है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां कम है, और पॉपुलेशन कैसी है? हाई, पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब ऐसा है कि मुझे पता है, मैं कोई कंपनी की मालिकिन हूं, मुझे पता है कि अरे यार कोई बात नहीं, काम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पोस्ट वाली 4 है, लेकिन उसका इंटरव्यू देने के लिए 400 लोग आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आप सही नहीं लग रहे, जाओ दूसरा कैंडिडेट, अच्छा आप भी सही नहीं, चलो दूसरा कैंडिडेट, ऐसे कर करके उनको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि लोग बहुत सारे काम करने के लिए, जितनी नौकरियां नहीं है ना। तो इसीलिए अब आप सोचो कि जब हमें पता है, मुझे पता है कि अरे यार ये ना, ये वर्कर मेरी बात नहीं मानता, ये ज़्यादा डिमांड करता है कि साफ सफाई होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, तो तू निकल, तू जा, तुम चले जाओ, हम दूसरे को रख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कमी नहीं है ना। ये जाएगा, दूसरा आ जाएगा, अरे उसको भी परेशान हो, वो भी परेशान हो रहा है, तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा भी चले जाएगा, चौथा आ जाएगा, कोई कमी नहीं है। इसीलिए जिस चीज़ की कमी नहीं होती उस चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते, है ना। अब वही बात है ना कि हम जब बाहर खाने जाते हैं, होटल वगैरह में, पार्टी वार्टी में, मंगाया शौक से, नहीं खाना, फेंक दिया, बचा दिया। अब जो लोग हैं कि जो बेचारे सूखी रोटी भी एक एक दिन पुरानी, उसको भी बड़े चाव से खाते हैं, उसकी भी उनके लिए वैल्यू होती है कि एक टुकड़ा भी ना वेस्ट हो जाए, है ना, क्योंकि उनके पास वो चीज़ की कमी है। ऐसे ही यहाँ की बात हो रही है कि वर्कर्स जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनकी कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जॉब्स के लिए, तो हम क्यों इनकी रिस्पेक्ट करें?
तुम्हें दिक्कत है, तुम जाओ, हम दूसरा रख लेंगे। अच्छा तुम्हें भी दिक्कत हो रही, तुम जाओ, हम दूसरा रख लेंगे, हमें कोई कमी नहीं है, इसीलिए इनकी वर्थ जो है कम है। हेयर वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर, यहाँ पे ऐसा है कि एक वर्कर आया, अगर उसको सही नहीं लग रहा मतलब तो उसको दूसरा रिप्लेस कर लेगा, ऐसी सिचुएशन। Since there is so much unemployment, there are many workers who are willing to work in unsafe conditions in return for a wage. अब जैसे कि यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो देयर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन इन रिटर्न फॉर अ वेज। यहाँ पे ऐसे वर्कर मिलेंगे हमें जो बेचारे अनसेफ कंडीशन में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, है ना। मतलब अगर मैं हूँ, मुझे लगे कि यार बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली है, अच्छा 10 घंटे की जॉब है, अच्छा मतलब ऐसा ओवर टाइम भी करना पड़ता है, संडे की भी छुट्टी नहीं है, बट ठीक है यार जॉब तो मिल रही है, मैं तो कर लूँगी, है ना। जॉब तो मिल रही है, मैं कर लूँगी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है नौकरियों की कमी है, मैंने ज़रा से नाटक करे, मुझे हटा देंगे, दूसरा आ जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए बेचारे जो वर्कर्स होते हैं अनसेफ कंडीशन में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिल रही है, मैंने ज़रा से नाटक किए, मुझे हटा देंगे, दूसरा आ जाएगा, तो मैं 2 वक्त की रोटी कैसे खाऊंगा। तो इसीलिए उनकी कीमत नहीं, क्योंकि मालिक को पता है कि अरे ठीक है खुद ही आएगा, इसको खुद ही ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा नाटक भी नहीं करेगा, अगर इसके नाटक है तो जाओ निकलो, दूसरा आ जाएगा, इसलिए वैल्यू नहीं है। Employers use this vulnerability of workers and ignore safety measures in workplace. इसीलिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको पता है कि इनको ना चाहते हुए भी यहाँ काम करना ही पड़ेगा, चाहे हम अनसेफ कंडीशन भी रखें, क्योंकि इन्हें कमाना है, 2 वक्त की रोटी खानी है ना। अगर इनने जरा नाटक करा तो हम तो भगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आ जाएगा। और ये बात इन वर्कर्स को पता है, इसलिए एम्प्लॉय भी इस चीज का फायदा उठाए, जो मालिक होता है ना, जो जॉब पे रखता है, वो भी इस चीज का फायदा उठाता है कि मुझे पता है ये लोग मेरे सामने बोलेंगे नहीं, ये लोग सह लेंगे, तो मैं क्यों इतना सेफ्टी रखूं, क्यों मैं इनको वेजेस दूं, इनको करना ही पड़ेगा काम, ये इनकी मजबूरी है ना। क्योंकि काम की कमी, इसीलिए वो यहाँ पे तैयार हुए काम करने को। तो मैं चाहे संडे पे भी करवाऊँ, चाहे मंडे को भी करवाऊँ, मेरा मतलब ये है कि मुझे पता रहेगा कि मेरे अंडर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी मजबूरी है यहाँ काम करना, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, है ना। तो मैं तो उनका फायदा उठाऊंगी ना। क्लियर। चलो, Was the भोपाल गैस ट्रेजेडी एन एक्सीडेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, क्या वो एक एक्सीडेंट था, हादसा था, या गलती थी, है ना। इसको एक्सप्लेन करना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात हो रही है, मतलब कि ये जो ट्रेजेडी हुई, गैस लीक हुई, तो एक एक्सीडेंटल हुई, हादसा अचानक से हो गया, या लापरवाही कि हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्सीडेंट नहीं थी। अगर हम सोच रहे हैं अरे ये तो पहली बार हुआ, ऐसा अचानक से हो गया, हमें पता ही नहीं था, तो ये ठीक है, पता नहीं था, लेकिन इसको रोका जा सकता था, इसके लिए सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती थी सेफ्टी की, बट प्रोवाइड नहीं की गई, तो हम ये कहेंगे कि एक्सीडेंट नहीं था। यूनियन कार्बाइड had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut cost. यूनियन कार्बाइड ने क्या करा, डेलिबरेटली वो क्या करते थे, जो भी एसेंशियल सेफ्टी मेजर होने चाहिए, आपके अंडर वर्कर काम करने वाले हैं, आप जो है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का काम कर रहे हो, केमिकल्स का काम है, कुछ भी जहरीला, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो आपको सेफ्टी रखनी चाहिए, तो उन्होंने सेफ्टी नहीं रखी, है ना। उन्होंने कुछ भी ऐसा सेफ्टी मेजर, अलार्मिंग सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ हो जाए तो हम इनको बचा पाए। क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना खर्चा कम कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट कटिंग। जैसे मैं हूं, मैं कोई बिजनेस कर रही हूं, तो मैं आप लोगों पे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी, ना आपको ज्यादा फैसिलिटी दूंगी कि मुझे अच्छे महंगे कंप्यूटर्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, नहीं, मैं कॉस्ट कटिंग करूंगी ना, कि कम से कम दाम में मेरा काम हो जाए, मेरी जेब भरी रहे, ठीक है। Much before the Bhopal disaster in 1984, there had been incidents of gas leak, killing a worker and injuring several others. अब क्या बताया जा रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 पे, उससे भी पहले ऐसे इंसिडेंट गैस लीक के हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं था कि गैस लीक हो रही है और मजदूर इंजर्ड हो रहे हैं, है ना, फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी 1-2 बार इंसिडेंट हो चुके हैं, यानी इन्होंने क्या करा, लापरवाही बरती। इनको पता था कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट स्टिल इन्होंने केयरलेसनेस दिखाई, तो ये एक्सीडेंट नहीं था, ये लापरवाही थी। क्लियर, क्योंकि हमें पता था ना कि हो सकता है, बट हमने जाने दो, कौन खर्चा करे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, what is the state of child labor in India as per census of 2011? देख लेते हैं क्या कहता है ये।
According to the 2011 census, over 4 million children in India aged between 5 and 14 years work in various occupations, including hazardous one. जो जनगणना थी 2011 की, उसके हिसाब से देखा गया कि लगभग 4 मिलियन जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 14 साल के बीच की है ना, बहुत से ऐसे हजारडस ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं जहाँ पे मतलब ऐसे काम धंधों में हैं जो उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल है ना, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। In October 2006, the government amended the Child Labor Protection Act, banning children under 14 years of age from working as domestic servants or as workers in dhabas, restaurant, tea shops, etc. अक्टूबर 2006 में गवर्नमेंट ने क्या करा, जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें चेंजेस की, अमेंड करा, जिसमें जो क्या कर दिया, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे उनको बैन कर दिया सीधे सीधे कि ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ना तो घरों में काम करा सकते हो, ना ढाबे में काम करा सकते हो, ना रेस्टोरेंट में काम करा सकते हो, ना टी शॉप्स, कहीं भी ऐसी जगह आप काम नहीं करा सकते जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन अ पनिशेबल ऑफेंस। अब इसके लिए क्या बना दिया कि जिसने भी अगर इन बच्चों को जॉब पे रखा, मतलब काम पे रखा, वर्कर बनाया, तो उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि पनिशेबल क्राइम है। Anyone found violating the ban must be penalized with a punishment ranging from a jail term of 6 months to 2 years or fine of 20,000 to 50,000। अगर पता चलता है कि कोई भी ये कानून तोड़ रहा है, बच्चों को काम पे रख रहा है, उनसे काम करा रहा है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो उसको पेनल्टी लगेगी पनिशमेंट के साथ। जेल कितने से कितनी हो सकती है, 6 मंथ से 2 साल के बीचों बीच की जेल हो सकती है और 20,000 से 50,000 तक का फाइन लग सकता है। The central government has asked state governments to develop plans to rescue and rehabilitate children who are working as domestic servants। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई आप देखो आपके राज्यों में कितने बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर उसमें दलदल में फंसे हुए हैं, है ना, उनको वहां से बचाओ, रेस्क्यू करो और रिहैबिलिटेशन उनको प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। बेसिकली इसमें क्या था कि एक्ट पास किया गया था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कहीं भी काम नहीं करा सकते। अगर आप काम कराएंगे यानी आप नियम कानून तोड़ रहे हैं, इसके बदले आपको जेल की सज़ा या पेनल्टी दोनों लगेगी। ठीक है, चलो। Compare and contrast UC safety system in Bhopal with that of its other plant in the USA। है ना, जो यूनियन कार्बाइड ने सेफ्टी मेजर रखे थे भोपाल, उनके भोपाल प्लांट में, है ना, और दूसरा जो उनका प्लांट यूएसए में था, वहां पे कैसा सेफ्टी मेजर था। मतलब हमने देखा था ना कि यूएसए में इन्होंने प्रॉपर सेफ्टी रखी थी, लेकिन भोपाल की जो मतलब फैक्ट्री थी वहां पे कुछ इन्होंने इतना कुछ नहीं किया था। भेदभाव समझ लो। देख लेते क्या डिफरेंस है। एज इट्स वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इन द यूएसए, द यूनियन कार्बाइड हैड पुट इन प्लेस कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। है ना, वेस्ट वर्जीनिया में प्लांट जो था यूएसए में, यूनियन कार्बाइड ने क्या करके रखा था, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम रखा था और मॉनिटरिंग सिस्टम रखा था। प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे थे, मॉनिटरिंग, मतलब ऐसा सिस्टम था कि नजर रखी जा रही, देखा जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो एक बनी हुई थी नजर। Whereas the UC plant in Bhopal relied on manual gauges and the human senses to detect gas leak। अब यहाँ पे ऐसा था कि इंसानों पे डिपेंड करके रखा था कि अगर कुछ भी ऐसी सुगंध आ रही है, गंध आ रही है, तो ही उसके हिसाब से पता लगा लो कि गैस लीक हो रही है। ऐसा The company cut its cost by seriously compromising on safety in the Bhopal plant। कंपनी क्या कर रही थी, कॉस्ट कटिंग कर रही थी। कॉस्ट कटिंग करके क्या चाह रही थी कि अपना पैसा ज्यादा बचे, है ना, इन वर्कर्स की सेफ्टी में ज्यादा खर्चा कौन करे, बस अपने पास बचना चाहिए पैसा, तो कॉस्ट कटिंग कर रही थी। मतलब अगर मेरा बजट है 1000 रुपए का, तो मैं चाहूंगी कि जो मैंने अपने अंडर नौकर चाकर रखे हैं या जो खर्चा है वो कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा मुझे मिले, ऐसा कंपनी कर रही थी। तो भोपाल में उन्होंने इतनी लापरवाही बरती, लेकिन वहां पे प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम था। Every safety device was either malfunctioning or in short supply। जो भी सेफ्टी डिवाइस कुछ थे भी, तो वो कैसे थे, या तो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, बेकार थे, या तो सप्लाई ही बहुत कम था, यानी मजदूरों की जो है सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया गया पैसा बचाने के चक्कर में। Between 1980 and 1984 the worker crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers। 1980 से 1984 के बीच की बात करें तो जो वर्कर क्रू थे, है ना, MIC प्लांट में कितने 12 से 6 वर्कर कर दिया गया। The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days। जो पीरियड था किसका, सेफ्टी ट्रेनिंग का, वर्कर का, उसको भी कितना कम कर दिया, 6 मंथ से सिर्फ 15 दिन। मतलब 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती थी सेफ्टी की, उसको कर दिया अब जो है 15 दिन। कितना फर्क आ गया अभी समझ लो। एंड द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द MIC प्लांट वाज अबॉलिश्ड।
और जो पोस्ट थी नाइट शिफ्ट वर्कर की उसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ऐसा ये लोग धीरे धीरे करने लग गए थे, शॉर्टकट मतलब कॉस्ट कटिंग कर रहे थे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब सही सही है। यहाँ पे कैसा है, हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमारे वर्कर्स पे। Why do foreign companies come to India? क्या रीजन है जो फॉरेन कंपनीज हैं या विदेशी कंपनीज हैं इंडिया में आती है? तो हमने पढ़ा था ना क्या रीजन है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज को इंडिया में मेहनत करने वाले कामकाजी और कम पैसों में काम चलाने वाले मजदूर मिल जाते हैं, और एनवायरमेंट भी खराब होगा या कुछ भी होगा तो यही का होगा, अपनी कंट्री का तो उनका सब बचा रहेगा, है ना। और उनका सस्ते में यहाँ पे सही दामों में काम भी हो जाता है, यहाँ पे काफी सारे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए और कम दाम में भी, है ना। प्राइवेटली ओन कंपनीज आर ऑलवेज एमिंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो उनका जो एम रहता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है, कि प्रॉफिट अर्न करना ही इनका मेन जो है टारगेट रहता है, कि हमें तो बस लाभ कमाना है। फॉरेन कंपनीज ऑल्सो कम टू इंडिया विथ सेम मोटिव। फॉरेन कंपनीज भी क्या करती हैं, इंडिया आती हैं और उनका भी क्या रहता है, सेम मोटिव रहता है। फॉरेन कंपनीज भी इंडिया आएगी, उनका भी सेम जो है मकसद रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज द प्राइम अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो सस्ते चीप लेबर होते हैं ना, वो क्या रहते हैं, प्राइम अट्रैक्शन रहते हैं। मतलब कि भाई इसीलिए आते हैं वो लोग कि यार यहाँ पे खूब सारे मजदूर, वो भी सस्ते सस्ते दामों में मिल जाएंगे, तो ये बड़ा फायदा है। वेजेस दैट द कंपनीज हैव टू पे टू वर्कर्स इन द यूएसए आर फार हायर देन व्हाट दे पे टू द वर्कर्स इन पुअरर कंट्रीज लाइक इंडिया। जो वेजेस कंपनी देती है किनको, वर्कर्स को जो यूएसए में काम करते हैं ना, तो उनकी वेजेस बहुत हाई है, मतलब काफी हाई है एज कंपेयर टू दी वर्कर्स ऑफ पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया। मतलब हमारी कंट्रीज में, इंडिया वगैरह में जब ये लोग कंपनी सेट करते तो यहाँ के वर्कर को जो पैसे देंगे, सैलरी मतलब वेजेस देंगे ना, उससे कहीं ज्यादा सैलरी या वेजेस जो हम बोलते हैं वो यूएसए में अगर इनकी कंपनी सेट रहती है वहां के वर्कर्स को देते। तो ऐसा भेदभाव भी करते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कम दामों में चल जाएगा काम। कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क फॉर लोअर पे। यहाँ पे फायदा क्या रहता है, कंपनीज लंबे लंबे समय तक के लिए काम कराती है और जो वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट भी कम ही है। एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक हाउसिंग फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फीवर। इवन जो एडिशनल खर्चे होते हैं जैसे हाउसिंग वगैरह के, तो वो भी बहुत ही कम है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स बिकॉज ऑफ लैक्स सेफ्टी रूल्स इन इंडिया। कॉस्ट कटिंग भी कैसे करते हैं, सेफ्टी रूल्स को हल्का फुल्का रख के, ढील देके, कि कौन इतने खर्चे करे, कैमरे या ये सब या वो सब, मशीन नहीं, कुछ नहीं, है ना। क्यों, पैसा बचाना है, कॉस्ट कटिंग करनी है। ड्यू टू हाई पॉपुलेशन एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट वर्कर्स बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबल पोजिशंस एंड देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन टू रिप्लेस वन एम्प्लॉय विद अनदर। क्योंकि जनता इतनी सारी है, नौकरियां इतनी नहीं है, दैट मीन्स बेरोजगारी है। तो ये बात जो एम्प्लॉयर होते हैं, मालिक होते हैं, उनको ये बात पता होती है, वो ये बात बहुत अच्छे से क्या है समझते हैं, उनको ये चीज का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है कि भाई इनकी मजबूरी है कि इन्हें हमारे अंडर काम करना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है ना, ये हमारे अंडर काम करेंगे, हम इनको मतलब कुछ भी बोलने नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे, देखना, है ना। तो बढ़िया है, फायदा उठाओ, और अगर ये चला जाए तो दूसरा आ जाएगा और सस्ते दामों में। तो इसीलिए कंपनीज जो है, फॉरेन कंपनीज इंडिया आना पसंद करती हैं, ठीक है। चलो, हाउ हैज द गवर्नमेंट फेयर्ड इन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनफोर्स सेफ्टी लॉज, है ना, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या है फाट इन इट्स गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनफोर्स सेफ्टी लॉज। देख लेते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी लॉज के रिगार्डिंग इन्होंने जो होना चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, उसमें कैसे थोड़ा सा पिछड़ी रह गई। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग साउंड सेफ्टी लॉज इन द कंट्री। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि कानून को बनाना और उसको लागू करना, वो भी कैसे, सेफ्टी लॉज, है ना, कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें क्या करना है कि जो भी सेफ्टी से रिलेटेड कानून बने गए हैं प्रॉपरली उनको लाया जाए, उनको लागू कराया जाए, ताकि जो जनता की फंडामेंटल राइट्स है उनको वॉयलेट, उन पर अफेक्ट ना पड़े। However, the Bhopal gas tragedy was a tragic proof of government's failure in fulfilling this responsibility. भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कहें तो यहाँ पे किसकी गलती दिखती है, यहाँ पे सीधी सीधी गलती अगर हम कहें गवर्नमेंट की दिखी थी। First, the safety laws were lax in India. Second, even these weak safety laws were not fully enforced. पहली अगर रीजन देखें तो ये सेफ्टी लॉज थे, कैसे थे, ये वीक थे, ढीले थे। ये सेफ्टी के जो कानून बने हुए थे कैसे थे, लैक्स थे, ढीले थे, ऐसे ही थे, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। अब जितने भी थे जैसे भी थे, लेकिन उसको भी लागू नहीं किया जा रहा था प्रॉपरली, है ना। मतलब जैसे तैसे कानून बने थे, उन कोई खास नहीं थे, तो वो खास नहीं थे, वो तो ठीक है, लेकिन उनको लागू भी नहीं कराया जा रहा था, तो यानी फायदा ही क्या फिर।
The government official refused to recognize the Bhopal plant as hazardous and allowed it to come up in populated locality. जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थी अपना फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए ये सोचा कि यार जनता का अच्छा फायदा होगा, बट ये नहीं देखा कि जान भी जाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से ढील दे दी और उन्होंने कंपनी, ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी की बात करें, भोपाल जो प्लांट था, इसको अलाउ कर दिया कि भाई आप क्या करो, लोकेलिटी में आप जो है बना लो प्लांट सेटअप कर लो। जबकि लोकेलिटी अगर आसपास है तो जनता भी होगी, है ना। अगर कुछ भी होता है तो इतने सारे लोग मर सकते हैं, उन पर असर पड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था। यानी यहाँ पे कौन ढील दे रहा है, किसकी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। Despite objections, the government insisted that clean technologies and safe procedures were not just an option because the state needed jobs and investment. अब ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, ऑब्जेक्शंस हो रहे थे कि भाई नहीं यार इनको नहीं आने दो, नहीं आने दो, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये प्लांट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई देखो क्लीन टेक्नोलॉजी, सेफर प्रोसीजर्स है ना, यही ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्टेट्स को जॉब की भी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, तो भाई इनको आने दो। कंपनी के आने से क्या होगा, जॉब्स आएगी, है ना, मजदूरों को नौकरी मिलेगी, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। The government thus failed in its responsibility to protect the interest of the people and seriously compromise on their safety. तो ये गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने क्या कर दिया, लोगों की जो है सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या फायदा देखा कि जॉब सारी, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये गलती किसकी हुई, गवर्नमेंट की गलती हुई। अब आपके पास है केस बेस्ड क्वेश्चन, देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स अगो। जो दुनिया की एक हम बोलते हैं बहुत ही वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, है ना, भोपाल में हुई थी 24 साल पहले। यूनियन कार्बाइड, यूसी एन अमेरिकन कंपनी, यूनियन कार्बाइड यूसी क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी फैक्ट्री थी सिटी में, विच इज प्रोड्यूस पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस करने का काम करती थी। एट मिडनाइट ऑन 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, अ हाईली पॉइजनस गैस स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस यूसी प्लांट, है ना। मिडनाइट जब हो रहा था, रात थी ऑलमोस्ट 2 दिसंबर की 1984 में, तो मिसाइल आइसोसाइनेट MIC जिसे बोलते हैं, एक बहुत ही पॉइजनस गैस, जहरीली गैस लीक होना स्टार्ट हो गई थी यूसी प्लांट से। Remembers Aziza Sultan, a survivor, at about 12:30 a.m. I woke to the sound of my baby coughing badly. In the half light, I saw that the room was filled with a white cloud. I heard people shouting, "Run, run!" Then I started coughing with each breath seeming as if I was breathing in fire. अब ये केस हुआ, रात का ही टाइम था। अजीजा सुल्तान जो सर्वाइवर थी, है ना, उन्होंने बताया कि मैं उठी और एकदम से धुआं सा हो रखा था रूम में, बिल्कुल क्लाउड, मेरा बेबी कॉफिंग कर रहा था, है ना, और मैं भी, मेरी भी आंखें जल रही थी, और जब भी मैं सांस ले रही थी तो मेरी सांस लेते लेते मुझे ऐसा लग रहा था जल रही हूँ, है ना, बिल्कुल जलन सी हो रही थी, बहुत जल रहा था। तो ये बात कौन बता रही है, अजीजा सुल्तान, की ऐसा इस जहरीली गैस के कारण असर देखने को मिले। My eyes were burning within 3 days. More than 8,000 people were dead. Hundreds of thousands were maimed. मेरी आंखें जल रही थी और लगभग 3 दिन के अंदर अंदर 8,000 लोगों की डेथ हो गई, और लगभग क्या बताया जा रहा है कि 100 या thousands, तो उनमें से मतलब हजारों में से तो 100 लोग ऑलमोस्ट कितने हो गए, अपंग हो गए। Most of those exposed to the poison gas came from poor working class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work. उनमें से भी ज्यादातर जो थे पॉइजनस गैस का शिकार हुए, तो वो कौन थे, गरीब परिवारों से थे, है ना। लगभग 50,000 पीपल आज भी जो है इस चीज के लिए सफर कर रहे हैं। Among those who survived, many developed severe respiratory disorders, eye problems and other disasters. Children developed peculiar abnormalities. The disaster was not an accident. अब जो इनके चपेट में आए, जो मर गए, लेकिन जो थोड़े बहुत बच भी गए चपेट में थे, तो उनको अदर बीमारियां हो गई, सांस लेने की तकलीफ हो गई, आंखों की प्रॉब्लम हो गई, या अदर कोई कमी, डिसऑर्डर वगैरह। बच्चों को भी अबनॉर्मलिटीज आने लग गई, वो भी ऐसे अपंग से ऐसे होने लग गए। डिजास्टर एक्सीडेंट नहीं था, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये लापरवाही थी। यूसी हैड डेलिबरेटली इग्नोर द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट। ये यूसी की गलती थी कि उन्होंने क्या करा, सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करा, है ना, क्योंकि कॉस्ट कटिंग का उनका पर्पस था कि मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है। मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर देयर हैड बीन इंसिडेंट ऑफ गैस लीक किलिंग अ वर्कर एंड इंजरिंग सेवरल। इससे पहले भी जो है गैस लीक के बहुत से केसेस हो चुके थे, है ना। इससे पहले भी क्या, गैस लीक के बहुत से केसेस यहाँ पे हो चुके थे और मजदूर घायल हुए थे और चोट लगी थी, बट फिर भी कंपनी ने क्या करा, हल्के में लिया। अब क्वेश्चन क्या है, विच गैस वॉज लीक ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, कौन सी गैस लीक हुई थी, MIC, अ हाईली पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC वॉज लीक ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेम द कंपनी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। यूनियन कार्बाइड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है।
पीछे देखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि हमें याद है। दैट व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर अंदर क्या असर रहा भोपाल गैस ट्रेजेडी का? Within 3 days, more than 8,000 people were dead, hundreds of thousands were maimed. Most of those exposed to the poisonous gas came from poor working class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work. Among those who survived, many developed severe respiratory disorders, eye problems, and other disorders. Children developed peculiar abnormalities. Clear? मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ऑलरेडी हमें चैप्टर अच्छे से पता है, ठीक है, कि ये सारी दिक्कतें हुई थी। इसी के साथ आपके इस चैप्टर की जो लास्ट चैप्टर था सिविक्स का, उसकी भी वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से चैप्टर रिकॉल हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। कुछ भी डाउट लगता है मैंने फटाफट पढ़ाया तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पे आराम से इत्मीनान से मैंने पढ़ाया हुआ है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।